Good morning and welcome to our history chapter today that is tracing changes through 1000 years. 1000 सालों में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को चेंजेस को हम पढ़ेंगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में. सबसे पहले यू आर सीइंग अ मैप. इस मैप को ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, शायद आ रहा होगा या नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, हम इस मैप को एक्सप्लेन करेंगे. इस मैप को अल इदरीसी ने बनाया था जो कि एक ज्योग्राफर था और उसने लैंड और सी दोनों पार्ट्स को दिखाया है. Map 1, this is map 1. It was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from this larger map of the world. एक बड़े से मैप जो वर्ल्ड का है इसमें इन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट दिखाया है. एंड मैप 2 was made in 1720 by a French cartographer. और मैप 2 फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाया था. अब कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. मैप बनाने वाले पर्सन को हम कार्टोग्राफर कहते हैं. ओके, दिस इज कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर कौन हुआ? वो पर्सन जो कि मैप बनाता है. इन अल-इदरीसी's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. देखिए अरेबिक में मार्क्स दिए हुए हैं प्लेसेस के नेम्स. And this is the map made by a French cartographer. The subcontinent from the early 18th century Atlas Nouveau of Guillaume des Isles. This is India's map. Here you can recognize your country very well. Okay, and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelled in the map as Kannauj. That is the spelling. Here you can see. If you enlarge it, you will be able to find that places. Map 2 was made by nearly 600 years after map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. Detailed means बहुत ही ज़्यादा विस्तार से, बहुत ही क्लियर तरीके से दिया हुआ है. और कोस्टल होता है जो तटवर्ती होता है, जो समुद्री इलाका होता है, उसको हम जो है कोस्टल लैंड्स कहते हैं. दैट इज़ नोन एज कोस्टल लैंड. तो दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर हमने जाना था. अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. दिस मैप वॉज यूज्ड बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस. अब वॉयजेस क्या होता है? दिस टर्म वॉयजेस, जो लंबी समुद्री यात्रा होती है उसको हम वॉयज बोलते हैं. जो लंबी समुद्री यात्रा है उसको वॉयज बोलते हैं. जब एक देश से फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री आप जाते हैं तो आप गो ऑन वॉयज. ओके, नाउ कम मोर. Equally important is the fact that the science of cartography differed change हुई in the two periods. तो दोनों periods हैं 600 years ago, 600 years बाद में. हम सभी जानते हैं कि समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके साथ में जो रिजल्ट्स हैं वो और अच्छे होने लगते हैं. तो दोनों पीरियड्स में काफ़ी कुछ तकनीकी परिवर्तन हुए, चेंज हुए. When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. तो जब भी पुराने मैप्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुरानी चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्रियंस को सेंसिटिव होना पड़ता है. और किसके लिए? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स तक. कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में? जैसे मान लीजिए आप दो लोग खड़े हुए हैं और एक ने दूसरे से कहा ओए पागल. अब यहाँ पर पागल किस संदर्भ में कहा? एक तो हो सकता है दूसरे को बदतमीजी करने के लिए और दूसरा प्यार से. ओके, तो किस संदर्भ में कौन सी चीज़ बनाई गई, लिखी गई है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. अदरवाइज अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कुछ का कुछ मैटर निकल आता है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज चीज़ों के मीनिंग्स को क्लियर करना. तो नए और पुराने टर्मिनोलॉजी क्या है? इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड
चेंजेस विद टाइम, अगर कॉन्टेक्स्ट संदर्भ बदल जाता है समय के साथ, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, तो फिर चीज़ों के शब्दों के मीनिंग, उनकी भाषा, वो सब बदल जाएगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर ईयर्स, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत सारी भाषाओं में लिखे गए हैं, और ये भाषाएं, उनके शब्द समय के साथ कंसिडरेबली बहुत ही ज़्यादा बदल गए हैं। मेडिएवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो मेडिएवल मध्यकाल की जो पर्शियन थी वो आज की पर्शियन से बिल्कुल अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, और ये बदलाव जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो केवल ग्रामर और वोकेबलरी नहीं है, बल्कि द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम, शब्दों के अर्थ भी समय के साथ बदल जाते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, आज हिंदुस्तान का मतलब है इंडिया। द नॉर्दर्न नेशन स्टेट, द मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र। When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. लेकिन जब मिनहाज-ए-सिराज ने इसको लिखा था, जो क्रॉनिकल था, जो इतिहासकार था, तो उसका मतलब था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, एरिया है, उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हिंदुस्तान। That will be known as Hindustan. That means here, this portion. Okay. Once again, he used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultanate. और उसने उन पार्ट्स को लेकर ये कहा था जो कि डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे, उनके अंडर में थे। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। समय के साथ ये बदलते तो रहे, लेकिन कभी भी इसमें साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। वाई कंट्रास्ट, अब कंट्रास्ट इसके उलट। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया। तो भारत के रहने वाले लोग, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की संस्कृति, कल्चर, उन सबको एक शब्द में कहने के लिए बाबर ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का यूज किया, और उस पर पूरे का पूरा भारतवर्ष अपने कल्चर, संस्कृति के साथ शामिल हो गया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet अमीर खुसरो used the word हिंद। इसी तरीके से अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में हिंद वर्ड का यूज़ किया था। अमीर खुसरो कौन था? ये बहुत ही बड़ा पोएट था, कवि थे, और साथ ही साथ इतिहासकार भी थे। While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. हालांकि इसके साथ में पॉलिटिकल भी जुड़ा हुआ था, ज्योग्राफिकल जुड़ा हुआ था, कल्चरल भी था, लेकिन आज हम हिंदुस्तान का मतलब पूरे का पूरा भारतवर्ष अपने सारी चीज़ों के साथ में शामिल करते हैं। उस समय तक भारतवर्ष को वैसा नहीं माना जाता था, यानी हिंदुस्तान में पूरे के पूरा कल्चर, संस्कृति और फीलिंग्स, इमोशंस ऐड नहीं थे। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Historians को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ों के अर्थ आज हैं, अतीत में, इतिहास में उनके जो हैं मीनिंग अलग थे। Take for example a simple term like foreigner, एक टर्म foreigner है। It is used today to mean someone who is not an Indian, जो इसका आज मतलब है जो भारतीय नहीं है। The medieval period, in the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village. जबकि medieval period में क्या था? foreigner वो हर व्यक्ति था जो कि किसी दिए हुए गांव में किसी गांव में आता था। someone who was not a part of that society or culture, कोई भी व्यक्ति जो है जो किसी सोसाइटी का, किसी कल्चर का, किसी जगह का एक हिस्सा नहीं है,
उसको फॉरेनर कहा जाता था। जैसे हमारे बॉडी में अगर आँख में कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको कहते हैं कि कुछ फॉरेन एलिमेंट हमारी आँख में गिर गया है, कोई फॉरेन बॉडी है, मीन्स जो हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, उसको फॉरेनर कहा जाता था। जबकि आज फॉरेनर उसे कहते हैं जो उस देश का निवासी नहीं है जिसमें कि वो खड़ा हुआ। सपोज कीजिए कि आप नेपाल जाते हैं तो आप वहाँ पे फॉरेनर हैं, और नेपाल का कोई व्यक्ति भारत में आता है तो वो भारत में फॉरेनर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। अब हिंदी में जो शब्द परदेसी है यानी पराये देश का, और पर्शियन में अजनबी जो कि अनजान है, तो इन टर्म्स को हम इस तरह से यूज करते हैं। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर, बट टू peasants living in the same village but not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. उदाहरण के लिए ए सिटी ड्वेलर को आप फॉरेस्ट ड्वेलर को हमें फॉरेनर कह सकते हैं, लेकिन दो किसान जो कि सेम विलेज के हैं, चाहे उनके धर्म अलग हो, चाहे उनकी जातियां अलग हो, लेकिन वो फॉरेनर नहीं होंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट टर्म इज टुडे हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेज। तो अब हिस्ट्रियंस किन किन सोर्सेज का यूज करके अपने इतिहास को बनाते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पार्ट्स। बाय देन हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे विद फुल केयर, कीपिंग अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीजेस।